स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवांस्ड कल्चर में। आज के टॉपिक है हमारा इंसेक्ट बॉडी वॉल। पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा कि इंसेक्ट क्या होता है, आर्थ्रोपोडा के बारे में हमने जानकारी ली। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे इंसेक्ट बॉडी वॉल के बारे में, यानी कि कीट की देह भित्ति। देह भित्ति स्टार्ट करने के साथ हम सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन को। इंसेक्ट बॉडी वॉल होता क्या है या देह भित्ति होती क्या है। इंसेक्ट बॉडी वॉल इज कॉल्ड एज द इंटेग्यूमेंट और एक्सोस्केलेटन। इंटेग्यूमेंट जैसा कि अभी मैंने बोला कि देह भित्ति, देह मतलब होती है स्किन और भित्ति मतलब होती है मेम्ब्रेन। तो हमारे शरीर की जो मेम्ब्रेन है, कीट के शरीर की, माफ कीजिएगा हमारे शरीर की नहीं, कीट के शरीर की जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं हम इंटेग्यूमेंट, और इसी को एक्सोस्केलेटन भी कहा जाता है। एक्सोस्केलेटन क्यों कहा जाता है इसको? देखिए, एक्सो मतलब क्या होता है? एक्सो मतलब होता है बाहर, और स्केलेटन इसका मतलब तो आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे। स्केलेटन का मतलब क्या होता है बच्चों? स्केलेटन का मतलब होता है ढांचा। जैसे हमारा शरीर में हड्डी का ढांचा होता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन, हमारा मांस ऊपर एकदम शेप में है, एकदम पूरी तरीके से हमारे को शेप एंड साइज मिली हुई है। इसी तरीके से कीड़े को भी एक निश्चित शेप और साइज मिली होती है, लेकिन चूंकि उसके अंदर हड्डी तो एब्सेंट होती है, हड्डी उसके अंदर होती ही नहीं है, तब भी उसको एक निश्चित आकार और निश्चित शेप मिली होती है। तो वो कैसे मिली होती है? वो मिली होती है इस एक्सोस्केलेटन के द्वारा। और ये एक्सोस्केलेटन का मतलब ये है बाहरी ढांचा। अब ये बाहरी ढांचा बनता किसकी वजह से है, यही हम इस टॉपिक के दौरान पढ़ेंगे। ये जो इंटेग्यूमेंट होता है, इट इज द एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ द बॉडी। अभी मैंने आपको बताया था इंटेग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, शरीर की देह भित्ति। और देह भित्ति, शरीर की भित्ति जो होती है, मेम्ब्रेन होती है, जो स्किन होती है, वो कहाँ पे होती है? बाहर की तरफ होती है। तो क्या है? इट इज द एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ द बॉडी विच इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। एक्टोडर्मल इन ओरिजिन मतलब बाहर से बनती हुई अंदर की तरफ आती है। यानी सबसे पहले ऊपर की लेयर बनेगी, फिर उसके नीचे की लेयर बनेगी, फिर उसके नीचे की लेयर बनेगी, और आखिरी में अंदर ही अंदर वाली लेयर का निर्माण होगा। इसे कहते हैं हम एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। एक्टो मतलब बाहर और डर्मल मतलब देह की भित्ति। इट इज रिजिड, रिजिड मतलब सुदृढ़ होती है, फ्लेक्सिबल होती है। आप सब जानते हैं फ्लेक्सिबल का क्या मतलब होता है। लाइटर मतलब हल्की, स्ट्रॉन्गर मतलब मजबूत, और वेरियसली मॉडिफाइड इन डिफरेंट पार्ट्स टू सूट द डिफरेंट मोड्स ऑफ लाइफ। यानी कि शरीर के विभिन्न अंगों में ये अलग अलग प्रकार से कार्य करती है, ताकि जीवन में अलग अलग प्रकार के कार्य को कीड़ा आसानी से पूरा कर सके। अब ध्यान देते हैं हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ। इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है? देखिए, मान लीजिए ये एक देह भित्ति का क्रॉस सेक्शन है। तो क्रॉस सेक्शन में हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया। 3 पार्ट्स में क्यों? क्योंकि कीट की जो देह भित्ति यानी इंटेग्यूमेंट जो होती है, वो भी 3 भागों में विभाजित होती है। सबसे पहले जो होती है वो कहलाती है क्यूटिकल, दूसरी वाली कहलाती है एपिडर्मिस, और तीसरी वाली कहलाती है बेसमेंट लेयर। ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है, सबसे पहली क्यूटिकल, उसके बाद में एपिडर्मिस, और आखिरी में बेसमेंट लेयर। अब ये क्यूटिकल क्या होती है? क्यूटिकल एक ऐसी प्रकार की लेयर होती है जो कि अकोशिकीय होती है। अकोशिकीय से मतलब क्या होता है? असेल्यूलर, यानी कि
यहाँ पे किसी भी प्रकार का सेल मौजूद नहीं होता, और जहां पे सेल मौजूद नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? निर्जीव। निर्जीव क्यों बोलेंगे? जैसे कि हमारे शरीर में बाल है, बाल के अंदर सेल नहीं होते, तो अगर हम बाल को काटते हैं तो हमें दर्द नहीं होता। नाखून है, नाखून को काटते हैं तो दर्द नहीं होता। ऐसे ही जो ये क्यूटिकल लेयर होती है, ये लेयर निर्जीव होती है, या यूं कहें अकोशिकीय होती है। अगर हम बात करते हैं एपिडर्मिस की, तो ये एपिडर्मिस की जो लेयर होती है ये कैसी होती है? सेल्यूलर लेयर होती है, यानी कि यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कोशिकाएं यहाँ पे उपस्थित होती है। और आखिरी में आती है बेसमेंट लेयर। बेसमेंट लेयर क्या है? जैसे कि अपना नाम ये बता रही है कि बेसमेंट लेयर, यानी जो बेस में मौजूद रहती है, या जो बेस प्रदान करती है, उसको कहते हैं बेसमेंट लेयर। इसका कार्य क्या होता है? बेसमेंट लेयर ऊपर की दोनों लेयर्स को आधार प्रदान करती है, और साथ ही ये अंदर से जो मांस होता है कीट के शरीर का, उससे चिपकी हुई रहती है, जिसकी वजह से ये स्किन आपस में एक दूसरे के साथ में मजबूती बनाए रहती हैं और एक दूसरे से चिपकी हुई रहती हैं। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनके तैयार होता है। और अच्छे तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं डायग्राम के थ्रू। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये पूरा का पूरा एक इंटेग्यूमेंट का डायग्राम है, और अलग अलग कलर से हमने यहाँ पे अलग अलग परतों को दर्शा रखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं तो सबसे ऊपर वाली परत जो होती है, जिसको हमने किस नाम से जानते हैं? क्यूटिकल। किस नाम से जानते हैं? क्यूटिकल के नाम से। अब ये क्यूटिकल की परत जो होती है 3 परतों से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले एपीक्यूटिकल, दूसरा एक्सोक्यूटिकल, और तीसरा एंडोक्यूटिकल। जिस तरह का इनका नाम है उसी तरीके से इनकी पहचान करने की कोशिश करते हैं। एपी मतलब ऊपर की तरफ, एक्सो मतलब बाहर की तरफ, और एंडो मतलब अंदर की तरफ। अब ये देखिए आप, ये जो लेयर है, ये आप देख रहे हैं, ये पिंक कलर की जो लेयर आपको नजर आ रही है यहाँ पे, ये कहलाती है एंडोक्यूटिकल। ठीक है, ये वाली और ये वाली, यानी कि यह गहरी पिंक और हल्की पिंक, ये दोनों तरह की जो लेयर हैं ये कहलाती है आपकी एंडोक्यूटिकल, यानी अंदर की क्यूटिकल की परत। और यहाँ पे जो ये पीले रंग की आपको नजर आ रही है, इसे कहते हैं हम एक्सोक्यूटिकल। और ऊपर ही ऊपर में जो काले कलर की आपको परत नजर आ रही है, इसको कहा जाता है एपीक्यूटिकल। समझ में आया आपको? सबसे पहले स्किन में सबसे ऊपर वाली जो परत होती है उसको तो कहते हैं एपीक्यूटिकल। क्या कहते हैं? एपीक्यूटिकल। एपीक्यूटिकल के नीचे क्या होती है? एक्सोक्यूटिकल। और एक्सोक्यूटिकल के नीचे कौन सी परत कहलाती है? एंडोक्यूटिकल। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सो प्लस एंडो, इन दोनों को अगर हम एक साथ मिला दें, यानी कि इस पीली वाली परत को और इन दोनों परत को एक साथ मिला दें, तो ये परत क्या कहलाती है? प्रोक्यूटिकल। क्या कहलाएगी? प्रोक्यूटिकल। ठीक है, ध्यान दें इसकी तरफ। अगर हम एक्सोक्यूटिकल को और एंडोक्यूटिकल को एक साथ मिला देते हैं, तो इन दोनों को हम इकट्ठा क्या कह सकते हैं? प्रोक्यूटिकल। तो इस प्रकार से कीट की जो क्यूटिकल होती है, कीट की क्यूटिकल जो होती है, वो कितनी परतों से मिलकर बनी हुई है? मोटा मोटा तो 3 परतों से मिलकर बनी हुई है, एपी प्लस एक्सो प्लस एंडो। लेकिन अगर हम बात करते हैं मोटे तौर पे, तो एपी
प्लस प्रो। ठीक है, क्यूटिकल कितने परतों पे मिली बनी हुई है? एपीक्यूटिकल प्लस प्रोक्यूटिकल, यानी कि 2 परतों से मिलके बनी हुई है। और जब इसका विभाजन करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? एक्सो आ जाएगा और एंडो आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया क्यूटिकल वाला भाग। अभी अभी सिर्फ हम स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, इसके बारे में और गहनता से हम आगे पढ़ेंगे और ज्यादा डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। ये क्यूटिकल क्या होता है, क्यूटिकल में कौन कौन सी प्रोटीन्स होते हैं जिससे ये बनती है। ठीक है, एंडोक्यूटिकल का निर्माण कैसे होता है, एक्सोक्यूटिकल का कैसे होता है, एपीक्यूटिकल का कैसे होता है, और एपीक्यूटिकल और कितने भागों में विभाजित होती है, पोर्स क्या होते हैं, सीटी क्या होती है, सॉकेट क्या होते हैं, ये हम आगे चल के अभी और विस्तार से यानी डिटेल में इसको पढ़ेंगे। अब हम मूव करते हैं नीचे वाली लेयर की तरफ, जिसको हमने क्या नाम दिया है? बताएं क्या नाम है? एपिडर्मिस। ये लिखा हुआ है यहाँ पे एपिडर्मिस। अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि एपिडर्मिस क्या होता है, तो वहां लिखा था इट इज अ सेल्यूलर लेयर। कौन सी लेयर है? सेल्यूलर लेयर। सेल्यूलर मतलब कोशिकीय। यहाँ पे कोशिकाएं मौजूद होती हैं। क्या मौजूद होती हैं? कोशिकाएं मौजूद होती हैं। और अगर कोशिका कहीं पे मौजूद होती है यानी कि ये जो परत है ये एक प्रकार की सजीव परत है, और जहां पे सजीवता होती है वहां पे निर्माण होता है, यानी कि कंटिन्यूसली फॉर्मेशन होती है। और जहां फॉर्मेशन कंटिन्यूसली होता है, जहां निर्माण लगातार होता रहता है, वहां पे क्या मौजूद होते हैं? ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, यानी कि ग्रंथियां मौजूद होती हैं। क्या मौजूद होती हैं? ग्रंथियां। ठीक है, यानी एपिडर्मिस के अंदर, माफ कीजिएगा, एपिडर्मिस के अंदर कौन क्या 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 चीजें मौजूद है? सेल्स मौजूद है और ग्रंथियां मौजूद हैं। क्या क्या मौजूद है? सेल्स और ग्रंथियां, यानी कि ग्लैंड्स। ओके, कौन कौन से सेल्स मौजूद होते हैं? तो यहां पे ध्यान दो आप, ट्राइकोजन सेल, ये आपको नजर आ रहा है, ये इस प्रकार का ये जो सेल है, ये गोल गोल जो पीले कलर में नजर आ रहा है आपको फोटो में, इसको कहते हैं हम ट्राइकोजन सेल। और इन ट्राइकोजन सेल के बगल में ये वाले जो सेल्स हैं, ये जो इसको मजबूती दे रहे हैं, आपस में जकड़ के रखा हुआ है, ये वाले जो सेल्स हैं इनको हम किस नाम से जानते हैं? इनको जानते हैं हम टॉर्मोजन सेल्स। किस नाम से जानते हैं? टॉर्मोजन सेल से। ठीक है, यानी हमारे पास में 2 प्रकार के सेल मौजूद हैं यहाँ पे। पहला जो सेल है वो तो है टॉर्मोजन सेल, और दूसरा जो सेल है वो है ट्राइकोजन सेल। इसके अलावा यहाँ पे और क्या मौजूद है? यहाँ पे ग्लैंड्स मौजूद हैं, यानी कि ग्रंथियां यहाँ पे हमको देखने को मिलती हैं। क्या चीज मिलती है? ग्रंथि देखने को मिलती है। कौन कौन सी ग्रंथियां होती है यहाँ पे, ये आगे हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, एपिडर्मिस के बाद में अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे ये देखो, एक नीचे हल्की हल्की काली काली सी यहाँ पे आपको ये परत नजर आ रही होगी। इस परत को क्या बोलते हैं हम? बेसमेंट लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? बेसमेंट लेयर, यानी कि वो लेयर जो बेस प्रदान करती है। जैसे हमारे घरों में मंजिलें होती हैं, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, तो नीचे नीचे क्या होता है? बेसमेंट होता है। बेसमेंट के अंदर क्या होता है? पिलर्स होते हैं, नीचे नींव होती है जो ऊपर की मंजिलों को सुदृढ़ता प्रदान करती है और जमीन से जोड़े रखती है। नहीं तो होगा क्या? तेज हवा चलेगी, तेज बारिश आएगी, या कोई भी किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है, तो ये जमीन से जोड़ने का काम जो करती है वो बेसमेंट करती है। वैसे ही इन परतों में जमीन से जोड़ने का जो काम कर रखा है ऊपर की इन परतों को, वो किसने कर रखा है? बेसमेंट ने कर रखा है। ठीक है, अब आते हैं हम इसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं।
ठीक है, सबसे पहले एपिडर्मिस। इट इज एन इनर यूनिसेल्युलर लेयर रेस्टिंग ऑन बेसमेंट विद द फॉलोइंग फंक्शन। ये क्या है? एक कोशिकीय परत है। क्या है? एक कोशिकीय परत। एक कोशिकीय मतलब सिंगल सेल, यूनिसेल्युलर। क्या होता है यूनिसेल्युलर का मतलब, बताएंगे आप? चलिए, यूनिसेल्युलर मतलब सिर्फ एक सेल ही शरीर के अंदर कई तरह के कार्य करने में सक्षम होता है। कई तरह के कार्य करने में सक्षमता। ठीक है, जैसे हमारे शरीर में अलग अलग सेल्स अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे कि आंखों के सेल्स अलग हैं, वो देखने का कार्य करते हैं। हमारे जबान के सेल्स अलग हैं, वो टेस्ट करने का कार्य करते हैं। हमारे कान में जो सेल्स हैं उनका कार्य अलग है। हमारे गालों में जो सेल्स हैं उनका कार्य अलग है। पेट में अंदर जो सेल्स हैं उनका कार्य अलग है। लीवर के सेल्स जो हैं उनका कार्य अलग है। ऐसे अलग अलग कार्यों की वजह से हमें मल्टी सेल्यूलर कहा जाता है। लेकिन ऐसे जीव जिनके अंदर एक सेल ही कई तरह के कार्य करने में सक्षम होता है, उसको हम यूनिसेल्यूलर कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके शरीर में एक ही सेल होता है। सेल तो उनके शरीर में बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो सारे सेल एक समान होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं, और हर सेल किसी भी तरह का कार्य करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में, यानी कि कौन कौन से कार्य होते हैं यहां पे इन सेल्स के द्वारा। तो क्यूटिकल सीक्रेशन। क्यूटिकल सीक्रेशन क्या होता है? हमने अभी पढ़ा था कि सबसे ऊपर क्यूटिकल की परत होती है, उसके नीचे एपिडर्मिस होती है, फिर बेसमेंट की लेयर होती है। तो क्यूटिकल सीक्रेशन यानी क्यूटिकल को जो ऊपर की परत है, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कहां पे? ये सेकंड नंबर की परत है, और इसके ऊपर मौजूद होती है क्यूटिकल। तो क्यूटिकल को सीक्रेट करने का काम, यानी कि इसको पोषण देने का काम कौन करता है? एपिडर्मिस करती है। बात को समझ में आ रहा है आपके? जैसे कि ये है क्यूटिकल और ये है एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस में क्या मौजूद है? सेल्स मौजूद है। कौन कौन से सेल्स मौजूद हैं? ट्राइकोजन सेल्स है, टॉर्मोजन सेल्स है, और ग्रंथियां यहाँ पे मौजूद है। इन ग्रंथियों से, इन सेल्स से क्या है? पोषक तत्व बन रहे हैं, और इन पोषक तत्वों को ऊपर जाने से जो हमारी कीट की जो क्यूटिकल है उसको पोषण मिलता है, और जब इसको पोषण मिलता है तो इसका निर्माण होता है। ठीक है, बात आई समझ में? तो क्यूटिकल सिक्रेशन का काम, पहला काम कौन करता है? एपिडर्मिस की परत करती है। अगला काम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल्ड क्यूटिकल। डाइजेशन मतलब पचाना, एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषित कर लेना। डाइजेशन मतलब पचाना, और एब्जॉर्प्शन मतलब उसको अवशोषित कर लेना। कैसे पचाती है और कैसे अवशोषित करती है? आपने एक शब्द के बारे में सुना होगा, मोल्टिंग या निर्मोचन। ये मोल्टिंग और निर्मोचन क्या है? दोनों हिंदी और इंग्लिश के अनुवाद हैं एक दूसरे के। जैसे सांप अपनी केचुली उतारता है, सबको पता है कि सांप के ऊपर एक स्किन होती है, जब कुछ समय बाद वो केचुली को यानी अपनी स्किन को उतार देता है। बहुत सारे लोगों ने, हमने देखा भी होगा। तो ये केचुली क्या होती है? ये क्यूटिकल होती है, ऊपर की परत होती है। इंसेक्ट के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो ये जो ऊपर की परत है क्यूटिकल है, ये क्यूटिकल जब उतरती है
तो ऊपर वाला जो भाग होता है, जो सबसे ज्यादा सुदृढ़ और कड़क भाग होता है, वो तो उतर जाता है, लेकिन उसके नीचे का जो भाग होता है वो वहीं पे रह जाता है। ठीक, तो वो जो नीचे वाला भाग है, उस भाग को डाइजेस्ट करने का काम, पचाने का काम, और उस भाग को पचा के अवशोषित करने का, यानी कि पचाने के बाद में जो भी उसमें से पोषक तत्व इसको प्राप्त होंगे, जो भी पोषक तत्व प्राप्त होंगे वो वापस पचा लिए जाएंगे। किसके द्वारा? एपिडर्मिस के द्वारा। मतलब ये हुआ कि बनाऊंगी भी मैं और खाऊंगी भी मैं। ये इस तरीके से हो गया। जब बनाने की बारी आई तो नीचे से पोषक तत्व, नीचे से पोषक तत्व दिए गए ऊपर की तरफ, तो इन लेयर्स का निर्माण हुआ। लेकिन जब ये काली वाली परत, जब ये उतर गई, शरीर से अलग हो गई, तो फिर इन परतों को पचा कर अवशोषित करने का काम भी इस एपिडर्मिस ने किया, या ये करती है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट आते हैं वूंड रिपेयरिंग। वूंड मतलब क्या होता है? वूंड मतलब होता है घाव। शरीर के ऊपर घाव हो जाते हैं भाई, आपस में इंसेक्ट लड़ गए, या गड्ढे में गिर गए, या किसी चीज से लग गई, उनके शरीर पे किसी भी प्रकार का घाव हो गया, तो उसको भरने का जो कार्य करते हैं, यानी वापस से उसको पहले की तरह सही करने का जो कार्य करते हैं, वो भी कौन करते हैं? एपिडर्मिस द्वारा किया जाता है। ठीक है। और गिव सरफेस लुक, यानी कि जो क्यूटिकल है वो किस तरह से नजर आएगी? काली नजर आएगी या अलग अलग रंग बिरंगी नजर आएगी? ठीक है, रंगीन के साथ साथ ये चिकनी होगी या खुरदरी होगी, इसमें शाइन हो गई या नहीं होगी, ये सारा का सारा कार्य जो होता है ये क्यूटिकल में कौन करता है? एपिडर्मिस लेयर द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये तो काम एपिडर्मिस का हो गया, यानी ये सारे जो फंक्शंस हैं, ये जो सारे कार्य हैं, वो किसके द्वारा किए जाते हैं? एपिडर्मिस परत के द्वारा होते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं एपिडर्मिस को। सबसे पहले ये अंदर की यूनिसेल्यूलर लेयर है, ठीक है, जो किसके ऊपर मौजूद है? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होती है। इसके कार्य क्या क्या होते हैं? क्यूटिकल का सिक्रेशन, यानी क्यूटिकल की बनावट में ये हेल्प करती है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओल्ड क्यूटिकल, यानी कि पुरानी क्यूटिकल को पचाने और उसको अवशोषित करने का कार्य करती है। वूंड रिपेयरिंग, यानी अगर कोई घाव हो जाता है शरीर की ऊपरी परत पे तो उसको ठीक करने का कार्य करती है। एंड गिव्स अ सरफेस लुक, यानी कि शरीर की परत, यानी शरीर किस प्रकार का नजर आएगा देखने में, रंग बिरंगा होगा, चिकना होगा, शाइनी होगा, खुरदरा होगा, ये सारा का सारा लुक जो है वो कौन देता है? एपिडर्मिस परत देती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्यूटिकल की। क्यूटिकल जो कि क्या है? क्या है क्यूटिकल? ऊपरी परत। कौन सी परत है ये? ऊपरी परत। कौन सी है? बिल्कुल, यह है ऊपरी परत। ठीक है ना, शरीर के सबसे ऊपरी भाग में जो पाई जाती है। इस चित्र को थोड़ा ध्यान से देखें हम, तो यहां पे हमको पहला, ठीक है, 1, उसके बाद में और ध्यान से देखें ये 2, और ध्यान से देखें ये 3। 3 परतों से मिलके बनी हुई है क्या? क्यूटिकल, जो हमने पहले भी अभी पढ़ा है। इट इज एन आउटर नॉन सेल्यूलर लेयर कंप्राइजिंग ऑफ 3 सब लेयर्स। नॉन सेल्यूलर है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि नॉन सेल्यूलर है, यानी यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी सेल नहीं पाया जाता, ये निर्जीव परत होती है। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले एंडोक्यूटिकल, ये देखो एंडोक्यूटिकल यहाँ पे दे रखी है। इट इज द इनर मोस्ट एंड थिकेस्ट लेयर, सबसे अंदर वाली परत है, क्योंकि एंडो लिखा हुआ है। एंडो से मतलब क्या हुआ है? अंदर की परत, अंदर वाली क्यूटिकल। इनर मोस्ट सबसे अंदर वाली, एंड थिकेस्ट सबसे मोटी।
दिस लेयर इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड आर्थ्रोपोडीन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा ये कौन कौन से प्रोटीन से मिलके बनी होती है। तो देखिए, ये जो परत होती है, कौन सी परत की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं एंडोक्यूटिकल की। किसकी? एंडोक्यूटिकल की। तो एंडोक्यूटिकल जो होती है वो किससे मिलके बनी होती है? काइटिन से मिलके और आर्थ्रोपोडीन से मिलके बनी होती है। ठीक है, अब काइटिन क्या है और आर्थ्रोपोडीन क्या है? काइटिन और आर्थ्रोपोडीन दोनों एक प्रकार के प्रोटीन है। क्या है? ये दोनों ही एक प्रकार के प्रोटीन है। दिस लेयर इज कलरलेस, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। ये जो परत होती है ये कलरलेस होती है। कलरलेस से मतलब इसका कोई निश्चित कलर नहीं होता। ये जिस तरह से शरीर के मांस का कलर होता है उसी कलर में पाई जाती है। ठीक है, सॉफ्ट होती है, बिल्कुल बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, और फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल से यहाँ हमारा तात्पर्य है लचीली होती है। कैसी होती है? लचीली होती है, यानी अगर हम इसको खींचें तो ये खिंच जाएगी। ठीक है, जैसे हमारी स्किन नहीं होती, हम खींचते हैं तो खींचने लगती है, वैसे ही ये लचीली होती है। अगली लेयर है एक्सोक्यूटिकल। देखो यहाँ पे एक्सोक्यूटिकल। ठीक है, एंडोक्यूटिकल के ऊपर में ये एक्सोक्यूटिकल है। ठीक, आउटर लेयर बाहर की तरफ है। किससे बाहर की तरफ है? एंडोक्यूटिकल से बाहर की तरफ है। आप ये मत समझना कि ये ऊपर से बाहर की तरफ है, नहीं, ये एंडोक्यूटिकल के ऊपर है, क्योंकि एंडोक्यूटिकल अंदर की तरफ है और अंदर के ऊपर जो चीज होगी वो ऑब्वियसली बाहर की तरफ ही होगी, इसीलिए हमने इसका नाम दिया है एक्सोक्यूटिकल। आउटर लेयर much thicker with the composition of chitin and sclerotin, यानी कि ये परत भी मोटी परत होती है, लेकिन ये किसकी बनी होती है? काइटिन की और स्क्लेरोटीन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की और स्क्लेरोटीन की, और ये दोनों भी क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? दिस लेयर इज डार्क। बिल्कुल, हम ये देख लो, यहाँ पे कलर कैसा है और यहाँ का कलर कैसा है, तो दोनों में अंतर आ गया। इसलिए दिस लेयर इज डार्क इन कलर एंड रिजिड, यानी कि ये जो परत है, कौन सी परत? एक्सोक्यूटिकल। ये क्या है? डार्क इन कलर है, यानी कलर में गहरी है, और रिजिड है। रिजिड मतलब होता है सदृढ़, जो आसानी से जिसमें बदलाव नहीं होता है। ठीक है, जैसे ये तो फ्लेक्सिबल थी, फ्लेक्सिबल है मतलब लचीली है, लचीली मतलब हम इसको किसी भी शेप में, किसी भी साइज में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन ये जो एक्सोक्यूटिकल है ये कैसी है? रिजिड है, और रिजिड मतलब क्या है? इसको आसानी से हम परिवर्तित नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है? डार्क इन कलर और रिजिड। एंडोक्यूटिकल एंड एक्सोक्यूटिकल पुट टुगेदर आर कॉल्ड एज प्रोक्यूटिकल। अभी मैंने आपको समझाया था कि जब एंडोक्यूटिकल और एक्सोक्यूटिकल को हम एक साथ जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है? प्रोक्यूटिकल बन जाता है। ठीक है, सबसे लास्ट में आते हैं एपिक्यूटिकल की तरफ। एपिक्यूटिकल, ये देखिए ऊपर ही ऊपर ये वाली परत की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इस परत को कहते हैं एपिक्यूटिकल। एपी मतलब होता है बाहरी। एपी का मतलब क्या होता है? बाहरी। आउटर मोस्ट लेयर विच इज वेरी थिन। आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहरी परत, विच इज वेरी थिन बहुत ज्यादा पतली होती है। पोर कैनाल्स प्रेजेंट इन द एक्सोक्यूटिकल हेल्प इन द डिपोजिशन ऑफ एपिक्यूटिकल, यानी कि वो पोर कैनाल क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। जैसे हमारे शरीर पे रोम छिद्र हैं, इन्हीं को कहा जाता है पोर कैनाल। रोम छिद्रों को क्या कहा जाता है? पोर कैनाल। और ये कहां से जुड़े होते हैं? ये देखो, ये अंदर से यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, ये देख, एक मिनट मैं आपको दिखा दूं, ये यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ तो ऊपर पोर है, और यहाँ पे ये देखो, ये अंदर तक नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये पोर कैनाल क्या होता है? क्या होते हैं ये पोर कैनाल? रोम छिद्र। ये रोम छिद्र क्या करते हैं?
प्रेजेंट इन द एक्सोक्यूटिकल। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एक्सोक्यूटिकल में। देखो यहां से जा रहे हैं ना, एक्सोक्यूटिकल से ऊपर जा रहे हैं। ये क्या करते हैं? हेल्प्स इन द डिपोजिशन ऑफ एपीक्यूटिकल, यानी एपीक्यूटिकल के बनावट और उसके निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है, यानी कि एपीक्यूटिकल जब बनेगी तो किसके रोम छिद्रों से पोषक तत्व जाएंगे? एक्सोक्यूटिकल के रोम छिद्रों से पोषक तत्व ऊपर की तरफ जाएंगे और एपीक्यूटिकल का डिपोजिशन वहां पे होने लगेगा। अच्छी तरह से समझ में आ गया? एक बार फटाफट से इसको रिपीट कर लेते हैं। क्यूटिकल जो है 3 परतों से मिलकर बना होता है, एंडोक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल और एपीक्यूटिकल। एंडोक्यूटिकल मतलब इनर मोस्ट थिकेस्ट लेयर, अंदर की तरफ, सबसे जो अंदर की तरफ होती है क्यूटिकल में, सबसे अंदर की तरफ। किस में अंदर की तरफ? क्यूटिकल में। ये जो क्यूटिकल की ये तीनों परत जो है, इसमें सबसे अंदर वाली जो परत है उसको एंडोक्यूटिकल कहते हैं। ये सबसे मोटी होती है। ये काइटिन और आर्थ्रोपोडिन प्रोटीन की बनी होती है। इनका कोई कलर नहीं होता। ये सॉफ्ट होती हैं और फ्लेक्सिबल होती हैं। फिर आते हैं इसके ऊपर एक्सोक्यूटिकल। ठीक है, ये काफी मोटी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन और स्क्लेरोटिन की बनी होती है। ये डार्क कलर में होती है और रिजिड होती है, यानी कि आसानी से इसमें बदलाव नहीं होता। ठीक है, एंडोक्यूटिकल और एक्सोक्यूटिकल को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो हम इसको प्रोक्यूटिकल भी कहते हैं, और ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और बनता है, जब थोरेक्स हम पढ़ेंगे तो मैं इसको आपको समझाऊंगा क्या होता है। जैसे थोरेक्स भी 3 भागों से मिलकर बना होता है, प्रोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स एंड मीजोथोरेक्स। तो ये जो मेटाथोरेक्स और मीजोथोरेक्स है, इसको हम कलेक्टिवली कह देते हैं टेरोथोरेक्स। पर आप चिंता मत करो, ये जब हम थोरेक्स पढ़ेंगे तब मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको समझा दूंगा। और यकीन मानो, क्लास में अगर आपने मेरे लेक्चर को अच्छे से सुन लिया तो यहीं पे ये याद हो जाएगा। आपको बस एक बार रिवीजन करने की जरूरत रहेगी और पूरी जिंदगी के लिए आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं एपीक्यूटिकल। ये सबसे बाहर की तरफ मौजूद परत है जो सबसे पतली होती है, और किसकी वजह से डिपोजिशन होता है इसका? पोर कैनाल्स प्रेजेंट इन द एक्सोक्यूटिकल, यानी एक्सोक्यूटिकल के अंदर जो पोर कैनाल्स होते हैं उनकी सहायता से इसका डिपोजिशन होता है। ठीक है, चलिए और अच्छे से इसको समझते हैं। एपीक्यूटिकल लेयर इज डिफरेंशिएटेड इनटू द फॉलोइंग लेयर्स। अभी तक हमने क्या समझा था? हमने ये समझा था कि इंसेक्ट की जो इंटेग्यूमेंट है वो कितने भागों में बटी हुई है? वो 3 भागों में बटी हुई है। बिल्कुल सही, ये 3 भागों में बटी हुई है। तो सबसे नीचे वाली लेयर को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम बेसमेंट लेयर। इस वाली लेयर को हम क्या बोलेंगे? जिसके अंदर सेल्स मौजूद होते हैं, बिल्कुल हम इसको बोलेंगे एपीक्यूटिकल। ठीक है, और इस वाली लेयर को, सॉरी एपीक्यूटिकल नहीं, इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको बोलेंगे हम एपिडर्मिस। ठीक है, और सबसे ऊपर वाली जो परत है जिसमें सेल कोशिका एब्सेंट होती है उसको क्या बोलेंगे हम? क्यूटिकल। तो इस प्रकार से इंसेक्ट की इंटेग्यूमेंट कितने परतों से बनी हुई? 3 परतों से। लेकिन जब हमने और देखा कि यार क्यूटिकल भी 3 तरह परतों में बटी हुई है, कौन कौन सी परतों में बटी हुई है क्यूटिकल? तो हमने पढ़ा सबसे ऊपर ही ऊपर वाली एपीक्यूटिकल, उसके बाद में बीच वाली एक्सोक्यूटिकल, और सबसे अंदर ही अंदर वाली एंडोक्यूटिकल। ठीक है, लेकिन अब हमको ये देखना है कि एपीक्यूटिकल जो होती है उसकी बनावट कैसी है। यानी जो ये सबसे ऊपर, सबसे बाहरी वाली जो परत थी, जो काले कलर में थी, पिछले स्लाइड पे जब हमने देखा था, तो वो जो काले कलर की जो परत थी वो कैसी होती है और कितने लेयर्स से मिलके बनी होती है उसको पढ़ेंगे। तो एपीक्यूटिकल लेयर इज डिफरेंशिएटेड इनटू द फॉलोइंग लेयर्स। कौन कौन सी लेयर? इनर एपीक्यूटिकल, आउटर एपीक्यूटिकल,
क्यूटिकुलिन, वैक्स लेयर एंड सीमेंट लेयर। ऊपर से लेके नीचे की ओर बात करेंगे, क्योंकि हमने शुरू में क्या पढ़ा था? इट इज एक्टोडर्मल इन नेचर। क्या है ये? एक्टोडर्मल है। क्या है? एक्टोडर्मल, यानी एक्टो मतलब क्या है? बाहर। एक्टो मतलब बाहर, डर्मल यानी बाहर से बनती हुई नीचे की तरफ आ रही है। तो हम जब भी इसको पढ़ेंगे तो बाहर की लेयर से नीचे की लेयर की ओर जाएंगे, ठीक है? इस चीज को ध्यान रखना आप। तो इनर एपिक्यूटिकल, ठीक, देखो ये रहा इनर एपिक्यूटिकल, नजर आ रही है? कौन सी लेयर है ये डॉट 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 देख रहे हो आप? ये छोटे 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 ये डॉट, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूं। ये छोटे छोटे से जो लेयर नजर आ रही है आपको, ये वाली जो लेयर है, ये क्या है? इनर एपिक्यूटिकल। इनर एपिक्यूटिकल, इनर से मतलब अंदर की तरफ, और हम कौन सी लेयर के बारे में पढ़ रहे हैं? एपिक्यूटिकल के बारे में। तो ये हो गया इनर एपिक्यूटिकल। इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं? वैक्स फिलामेंट्स। वैक्स फिलामेंट्स यानी कि क्या है वैक्स फिलामेंट्स? वैक्स मतलब क्या होता है? मोम। और फिलामेंट, फिलामेंट मतलब क्या होता है? रेशे, धागे। क्या होता है फिलामेंट मतलब? रेशे या धागे। तो किसके धागे हैं यहाँ पे? मोम के धागे हैं, बिल्कुल। वैक्स फिलामेंट्स मतलब क्या होता है? मोम के रेशों के बारे में बात हो रही है। किसके? मोम के रेश। अब कौन से रेशे? ये देखो, ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये देखो, ये धागे जैसी संरचना आपको नजर आ रही है? ये है वैक्स फिलामेंट्स, ठीक है? नेक्स्ट है आउटर एपिक्यूटिकल। आउटर एपिक्यूटिकल मतलब इनर के ऊपर वाली जो लेयर वो आउटर होगी, आउटर के नीचे वाली इनर हो गई। तो हम ध्यान देते हैं ये यहां पे आउटर एपिक्यूटिकल, सबको नजर आ रहा है? आउटर एपिक्यूटिकल क्या है? ये आउटर एपिक्यूटिकल, इट मेक्स द कॉन्टेक्ट विथ क्यूटिकुलिन। किसके साथ कांटेक्ट बना के रखती है ये? क्यूटिकुलिन के साथ। अब ये क्यूटिकुलिन कहां पे मौजूद है? तो तीसरे नंबर की लेयर पे आ जाओ, ये रही आपकी क्यूटिकुलिन। नॉन काइटिनियस पॉलीमराइज लाइपोप्रोटीन क्या है? ये इस जगह पे मौजूद होती है आपकी क्यूटिकुलिन, ये रही है। एक बहुत बारीक सी परत होती है क्यूटिकुलिन की, ठीक है? नॉन काइटिनियस पॉलीमराइज लाइपोप्रोटीन लेयर, यानी कि नॉन काइटिनस होती है, काइटिन नहीं होता इसमें, पॉलीमराइज लाइपोप्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। पॉलीमराइज लाइपोप्रोटीन मतलब पॉलीमर की तरह, यानी एक चेन की तरह, एक दूसरे से बंधे हुए, एक दूसरे से जकड़े हुए। पॉलीमराइज लाइपोप्रोटीन की लेयर होती है जो आउटर एपिक्यूटिकल और वैक्स लेयर के बीच में पाई जाती है। कहां पे? आउटर क्यूटिकल और वैक्स लेयर के बीच में ये परत पाई जाती है। अब वैक्स लेयर कहां पे है? तो आप ये देखो, ये यहां पे आपको वैक्स लेयर नजर आ रही है। वैक्स लेयर, ये रही वैक्स लेयर। नाम क्या है? मोम की परत। अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि मोम की परत क्यों? बिल्कुल जरूरी है ख्याल आना, बिना ख्याल आए कैसे काम चलेगा? तो ये मोम की परत जो होती है, ये क्या काम करती है? मोम की परत काम करती है वाटर प्रूफिंग का। किसका काम करती है? वाटर प्रूफिंग का, यानी कि अंदर के पानी को बाहर नहीं जाने देती, बाहर के पानी को अंदर नहीं आने देती, यानी ये एक तरीके से वाटर प्रूफिंग का काम करती है। It contains closely packed wax molecules which prevents desiccation, यानी कि जो पानी का
लॉस होता है, अंदर के पानी का बाहर नहीं जाएगा और बाहर से पानी अंदर नहीं आएगा। तो ये जो डेसिकेशन होता है इसको रोकने का ये कार्य करती है, जिसे क्या कहते हैं हम, वैक्स लेयर कहते हैं। और वैक्स लेयर के ऊपर की तरफ सबसे ऊपर क्या मौजूद होती है, सीमेंट लेयर। जी हाँ, सीमेंट लेयर, नाम से ही आप समझ जाओ सीमेंट की बात हो रही है, यानी कि बहुत ज्यादा कड़क, एकदम मजबूत। ठीक है, तो सीमेंट लेयर क्या करता है, आउटर मोस्ट लेयर फॉर्म करती है। सबसे बाहरी परत जो होती है किसकी, सीमेंट की बनी होती है। अब ये जो सीमेंट है वो किसका बना होता है, तो ये बना होता है लिपिड्स का और टैंड प्रोटीन का। किसका, लिपिड्स का और टैंड प्रोटीन। अब ये टैंड प्रोटीन क्या होता है, यानी कि डार्क, गहरे कलर का प्रोटीन जो होता है वो टैंड प्रोटीन कहलाता है। और इस किसके साथ में, लिपिड्स के साथ में। इन दोनों से मिलके ये सीमेंट बना होता है और इस सीमेंट से मिलके बनी होती है ये लेयर। ये क्या करती है, वैक्स लेयर को बचाने के साथ साथ ये बाहर से अगर कोई भी अटैक होता है, यानी कोई चोट लगती है या कुछ भी अटैक होता है, या यूं मान लो सुरक्षा करती है, सुरक्षा का कार्य करती है ये सीमेंट लेयर। और यही लेयर सबसे ज्यादा कड़क मानी जाती है। सबसे ज्यादा कड़कपन इसी लेयर के अंदर होता है, क्योंकि आप सब जानते हैं सीमेंट सूखने के बाद कैसा कड़क हो जाता है, वैसे ही ये लेयर भी सूखने के बाद में, यानी जब बनती है तब तो नरम होती है, लेकिन धीरे 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 जैसे ही हमारा सीमेंट, जैसे हम सब जब शुरू में सीमेंट लगाते हैं दीवार पे तो वो मुलायम होता है, लेकिन एक दिन दो दिन बाद में वो कितना कड़क हो जाता है, वैसे ही ये लेयर भी थोड़े से समय बाद में काफी कड़क होकर ऊपर से पूरी तरीके से सुरक्षा का प्रदान करती है। आगे बात समझ आप सबको। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे, कंपोजिशन ऑफ क्यूटिकल। यानी क्यूटिकल का जो निर्माण होता है वो किन किन के द्वारा होता है। अभी हमने ये पढ़ा था कि क्यूटिकल जो होती है वो 4 तरह की परत से बनी होती है। सबसे पहले इनर क्यूटिकल, फिर आउटर क्यूटिकल, उसके बाद में क्यूटिक्यूलिन, वैक्स और सीमेंट। तो आउटर और क्यूटिकुलिन जो होती है वो लगभग एक जैसी ही होती है, एक महीन सा अंतर होता है पतली सी परत के रूप में। ठीक है, तो इनर, आउटर, क्यूटिकुलिन, वैक्स और सीमेंट लेयर, इन सबसे मिलके बनी होती है, क्या बनी होती है, एपीक्यूटिकल। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे कि पूरी की पूरी जो क्यूटिकल होती है वो किन किन चीजों से मिलके बनी होती है। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे काइटिन पे। इट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्यूटिकल, यानी काइटिन सबसे महत्वपूर्ण घटक है क्यूटिकल का, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। विच इज नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड। क्या है ये, एक नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड है और पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। आप इसको याद कर लो, क्यूटिकल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, काइटिन है। और काइटिन किससे बना हुआ है, ये एक नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड है। क्या है, नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड, जो किससे बना हुआ है, पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। ठीक है, ये एक वाटर सॉल्युबल है, सॉरी वाटर इनसॉल्युबल है, यानी कि ये पानी के अंदर नहीं घुलेगा, परंतु ये किस में घुलेगा, एसिड में घुल जाएगा। जो एसिड होगा उसके अंदर ये घुल जाएगा, एल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर ये घुल जाएगा, और साथ ही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर भी यह पूर्ण रूप से घुलनशील होता है। तो ये सिर्फ किस में नहीं घुलेगा, सिर्फ और सिर्फ ये पानी के अंदर नहीं घुलेगा, बाकी सभी प्रकार के जो सॉल्यूशन है, जैसे कि एसिड है, एल्कलाइन है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इन सब में यह घुलनशील होता है। नेक्स्ट, आर्थ्रोपोडिन। ठीक है, ये एक अनटेंड प्रोटीन है, यानी कि हल्का प्रोटीन,
हल्का मतलब इसका रंग हल्का होता है, हल्के से मतलब वजन से बन नहीं हो रहा है, हल्का मतलब रंग इसका जो होता है वो हल्का होता है, ठीक है। अनटेंड प्रोटीन विच इज वाटर सॉल्यूबल, क्या है ये? वाटर सॉल्यूबल प्रोटीन होता है। थर्ड है स्क्लेरोटीन, ये एक टेंड प्रोटीन होता है, यानी गहरे रंग का प्रोटीन होता है। कैसा होता है? गहरे रंग का प्रोटीन होता है। विच इज वाटर इनसॉल्यूबल, ये भी पानी में अघुलनशील है। क्या है? अघुलनशील। नेक्स्ट है रेजिलिन, ये क्या है? एक इलास्टिक प्रोटीन है। क्या है ये? एक इलास्टिक प्रोटीन है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ विंग स्क्लेराइड्स में काम आता है, यानी कि जो कीट के ये जो पंख होते हैं इनके अंदर ये वाला प्रोटीन पाया जाता है जो क्या करता है, पंखों की परत जो होती है, पंखों की कड़क परत, स्क्लेराइड्स क्या होती है? कड़क परत। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है कि स्क्लेराइड्स क्या होते हैं और सूचर्स क्या होते हैं। अगर आपको एक बार वापस समझना है तो आप मेरा पुराना वीडियो देखें, वहां से आपको और अच्छी जानकारी मिल जाएगी कि स्क्लेराइड्स क्या होते हैं और सूचर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो विंग्स के अंदर यानी पंखों के अंदर जो स्क्लेराइड्स पाए जाते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये रेजिलिन नाम का प्रोटीन काम आता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? एक इलास्टिक प्रोटीन है। अगली बात समझ, कंपोजिशन ऑफ क्यूटिकल में क्या है? काइटिन है, आर्थ्रोपोडिन है, स्क्लेरोटीन है और रेजिलीन है। अगली बात करते हैं हम एंडोस्केलेटन। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? एक्सोस्केलेटन। एक्सो मतलब बाहर की तरफ और एंडो मतलब अंदर की तरफ। अब अंदर की तरफ का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर हड्डी बन गई है, अब नहीं नहीं, अंदर की तरफ जो ढांचे का निर्माण होता है, यानी कुछ ढांचे का निर्माण अंदर की तरफ भी तो बन रहा है ना, सारा का सारा बाहर तो नहीं बना हुआ, थोड़ी सी डिजाइन अंदर भी बनी हुई है, ठीक है। तो उसको हमने नाम दिया है यहाँ एंडोस्केलेटन। ध्यान दें यहाँ पे, क्यूटिकलर इन ग्रोथ, क्यूटिकलर इन ग्रोथ यानी जो क्यूटिकल की परत है उसके अंदर की जो बनावट है, अंदर वाली जो बनावट है किसकी? बॉडी वॉल। आ रही बात समझ में? जो क्यूटिकल थी, क्यूटिकल सबसे ऊपर वाली परत है, लेकिन इस परत में अंदर की तरफ भी तो कुछ ना कुछ बनावट होगी। जैसे ऊपर की तरफ परत है, जो बनावट है गहरी रंग की है, शाइनी है, काले कलर की है, पीले कलर की है, भूरे कलर की है, उभरी हुई है या खुरदरी है, ऐसे अंदर की तरफ भी इसकी बनावट होगी। इस अंदर की बनावट को नाम दिया गया है एंडोस्केलेटन, ठीक है। अब अंदर क्या होता है? ग्रोथ ऑफ बॉडी वॉल प्रोवाइडिंग स्पेस, यानी अंदर जो जगह दे रखी है उसको नाम दिया है एंडोस्केलेटन फॉर मसल अटैचमेंट। किसके लिए स्पेस दे रखी है? मांस के अटैचमेंट के लिए। देखो इसको थोड़ा सा अपन फिगर से समझते हैं। मैं पहले इसको मिटा देता हूं, एक मिनट। देखिए, जैसे ये क्यूटिकल है, ये जो परत है ये क्यूटिकल है, लेकिन अगर ये क्यूटिकल का निर्माण इस तरीके से हो जाए तो ऊपर से तो ये गड्ढे नुमा बन जाएगा, यानी कि एक वैली की तरह बन जाएगा, एक खाई है। लेकिन जब हम इसको उल्टा करके देखेंगे, इसी डायग्राम को अगर मैं यूं बनाऊं तो ये क्या है? एक एंकर बन गया, यानी एक पॉइंट बन गया जिससे अब यहां पे क्या होगा? यह मसल अटैच हो जाएगा इसके। ये मसल अटैचमेंट का जो काम होता है, अब ये यहां पे जो मसल्स है ये इससे आके चिपक जाएगी बहुत आसान तरीके से। ये देखिए, ये मसल चिपक गई। अब जब ये मसल चिपक गए इस पे, तो ये मजबूती प्रदान करेंगे किसको? इस क्यूटिकल को, ठीक है। तो ये जो अंदर का स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एंडोस्केलेटन, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा, जहां एंडोस्केलेटन की हम बात कर रहे हैं क्यूटिकल की केस में, तो इस चीज को हम एंडोस्केलेटन बोल रहे हैं, यानी ऐसे पॉइंट्स, ऐसी अंदर के इन्वेजिनेशंस जिनसे मांस को चिपकने में सहायता मिले।
दीज आर ऑफ टू टाइप्स। अब ये दो तरीके के होते हैं। कैसे होते हैं? एक तो होता है जिनमें खाई जैसा नजर आता है, यानी कि ये बीच में खोखला रहता है बीच में, और एक होता है जो खोखला ना होके बस एक लकीर के रूप में काम करता है। इसको और थोड़ा सा अच्छे से बना के देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, हम इसमें देखते हैं अच्छे से। ये देखो यहाँ पे जगह नजर आ रही है, ये खोखला है अंदर से, तो ये तो कहलाता है एपोडेमी। क्या कहलाता है? एपोडेमी। होलो इन्वेजिनेशन ऑफ बॉडी वॉल। क्या है? होलो इन्वेजिनेशन ऑफ बॉडी वॉल। लेकिन अगर यहाँ पे ये खोखलापन नहीं है और ये पूरी तरीके से चिपका हुआ है, कांटे की तरह है, बिल्कुल बिल्कुल एक कांटे की तरह, तो क्या कहलाता है? ये एपोफाइसिस। क्या कहलाता है? एपोफाइसिस। अ सॉलिड इन्वेजिनेशन ऑफ बॉडी वॉल, कांटे की तरह, जैसे मैंने अभी बोला। तो ये क्या है? सॉलिड इन्वेजिनेशन हो गया, और ये खोखला इन्वेजिनेशन हो गया, तो इसको हम होलो इन्वेजिनेशन बोलेंगे, जिसका नाम है क्या है? एपोडेमी। आगे बात समझ में? ये है एंडोस्केलेटन का प्रकार। अब बात करते हैं क्यूटिकुलर अपेंडेजेस की, यानी कितने तरह की अपेंडेजेस। अपेंडेजेस क्या होते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं अपेंडेजेस क्या है। आप जानते हैं क्या होता है अपेंडेजेस? देखिए, एक तो होते हैं ऑर्गन्स, ठीक है, और एक होता है अपेंडेजेस, हिंदी में अंग और उपांग। अगर कोई संरचना, शरीर में कोई संरचना शरीर के ऊपर की तरफ बनी हुई है और किसी कार्य में काम आती है, तो वो क्या कहलाते हैं? उपांग कहलाते हैं। ऊपर वाले अंग उपांग। और वही अगर अंदर कोई संरचना बनी हुई है जो कार्य में काम आती है, वो अंग कहलाते हैं, यानी अंदर वाले जो अंग होते हैं उनको ऑर्गन्स कहते हैं। ये डिफरेंस ध्यान रहेगा आपको। अगर ऊपर में है तो उपांग है, किसके ऊपर? शरीर के ऊपर। और शरीर के अंदर की तरफ है, अंदर में पाए जाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? अंग कहलाते हैं। जैसे कि लीवर, क्या है? जैसे कि लीवर, हार्ट, इंटेस्टाइन यानी कि आंतें, ठीक है, लंग्स, ये सब क्या है? ये सब ऑर्गन्स हैं। क्या है? ये सब ऑर्गन्स हैं। कहां पाए जाते हैं? शरीर के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें कान, आंखें, नाक, हाथ, पैर, ये सब क्या है? ये अपेंडेजेस हैं। अपेंडेजेस बोले तो उपांग। ठीक है, समझ में आ गया? मेरे हिसाब से अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अपेंडेजेस और ऑर्गन्स में क्या अंतर होता है। तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? क्यूटिकुलर अपेंडेजेस, यानी क्यूटिकल की परत के ऊपर की तरफ जो भी संरचना हमको प्राप्त हो रही है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। नॉन सेल्यूलर, यानी सबसे पहले के ऐसी संरचना जो नॉन सेल्यूलर है, यानी जिसका कोशिका से कोई लेना देना नहीं है, उसके अंदर कोई भी कोशिका उपलब्ध नहीं है। नॉन सेल्यूलर अपेंडेजेस हैव नो एपिडर्मल एसोसिएशन। उनका एपिडर्मल से, यानी एपिडर्मिस, आप कंफ्यूज मत होना, एक ही शब्द है। एपिडर्मिस या एपिडर्मल से कोई भी लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? क्योंकि एपिडर्मिस जो है वो एक सेल्यूलर लेयर है, और हम बात कर रहे हैं नॉन सेल्यूलर की, तो ऑब्वियसली उससे तो लेना देना है ही नहीं है। ठीक है, तो हैव नो एपिडर्मल एसोसिएशन, बट, लेकिन रिजिडली अटैच्ड, लेकिन ये पूरी मुस्तैदी के साथ में खड़ा रहता है, एकदम कड़क होके। जैसे सेना का जवान बॉर्डर पे नहीं खड़ा रहता, लेकिन उसका पार्लियामेंट से तो कोई लेना देना ही नहीं है,
उसका काम क्या है, मैं बॉर्डर पे खड़ा रहूंगा, रक्षा करूंगा वहीं पे एकदम दीवार की तरह, लेकिन उसका पार्लियामेंट से नहीं लेना देना है। यानी कि ऊपर परत के ऊपर एक उपांग तो बना हुआ है, लेकिन उसका नीचे की परत से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे ऐसे उपांगों को हम क्या बोलते हैं, नॉन सेल्यूलर। आई बात समझ में? इसका एग्जाम्पल है माइन्यूट हेयर्स एंड थॉर्न्स। ठीक है, माइन्यूट हेयर एंड थॉर्न्स मतलब शरीर के ऊपर जो रवाली होती है, हमने देखा होगा बचपन में रहती है या बड़े होने के बाद भी रवाली सी बनी रहती है, जो हल्का सा अपन नहाते वक्त मेल उतारते हैं पत्थर उत्थर से तो वो हट जाती है। ठीक है, ऐसी रवाली ये ऊपर ही ऊपर होती है तो आराम से हट जाती है। इसका अंदर की स्किन से कोई लेना देना नहीं होता। आप अभी सर के बाल खींचे, दर्द होगा। हाथ के बाल अगर हैं आपके तो आप खींचे, दर्द होगा। होगा नहीं होगा, क्योंकि ये अंदर तक एसोसिएटेड है, ये नीचे वाली स्किन से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ ऊपर ही ऊपर वाली स्किन से जुड़े होते तो इनको निकालने में किसी भी प्रकार का कोई भी दर्द नहीं होता। ऐसे जो अटैचमेंट्स होते हैं उनको कहा जाता है नॉन सेल्यूलर अटैचमेंट्स, और इनका एग्जाम्पल क्या है, माइन्यूट हेयर्स एंड थॉर्न्स। अब बात करते हैं सेल्यूलर अटैचमेंट की या सेल्यूलर अपेंडेजेस की। सेल्यूलर अपेंडेजेस हैव एपिडर्मल एसोसिएशन, इनका एपिडर्मिस के साथ में संपूर्ण संबंध होता है। इट में बी यूनिसेल्यूलर, फिर से वही बात, ये यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था यूनिसेल्यूलर यानी एक ही सेल कई तरह के कार्य करने में सक्षम होता है, और मल्टी सेल्यूलर मतलब अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग सेल्स की आवश्यकता पड़ती है, उसे कहते हैं मल्टी सेल्यूलर। तो यूनिसेल्यूलर के एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। क्लोथिंग हेयर्स। क्लोथिंग हेयर्स मतलब ऐसे बाल जो शरीर को ढकने के काम आते हैं। कपड़ा क्या काम आता है, ढकने का। ठीक है, कपड़े को हम क्लोथ बोलते हैं। तो जब क्लोथ हमारे शरीर को ढकने के काम आता है तो ये क्लोथ नुमा जो हेयर्स होते हैं ये भी शरीर को ढकने के काम आते हैं, जैसे कि प्लूमोस हेयर्स हनी बी के अंदर पाए जाते हैं। ब्रिस्टल। ब्रिस्टल मतलब क्या होता है, कांटेदार बाल, ऐसे बाल जो बहुत तेज चुभते हैं। ठीक है, जैसे मक्खियों में होते हैं। स्केल्स। स्केल्स क्या होता है, आपने तितली पकड़ी है कभी? जैसे ही हम तितली पकड़ते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं, बचपन में हमने सबने पकड़ी होगी, वो पंख ऊपर करके एकदम बैठ जाती है, फिर हम उसको ऊपर से पकड़ लेते हैं। लेकिन जब हमें दया आ जाती है उसको तो हम छोड़ते हैं उसको। तो जब हम छोड़ते हैं तो आप देखते हो कि हाथ के अंदर कुछ कलर छूट गया, हाथ के ऊपर कुछ कलर आ जाता है उसका तितली का। वो कलर नहीं होता, एक्चुअली वो छोटे छोटे से बहुत महीन बाल होते हैं उसके, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, स्केल्स के नाम से जानते हैं। फ्लैटेंड आउटग्रोथ ऑफ द बॉडी। ठीक है, किसमें पाई जाती है, मॉथ, यानी मॉथ किसे कहते हैं भाई, पतंगा। ठीक है, आपने देखा होगा भूरे भूरे कलर के तितलियों जैसे होते हैं, हाँ पतंगा। और बटरफ्लाइज यानी कि तितली। ग्लैंड्यूलर सीटी। ग्लैंड्यूलर सीटी मतलब जो ग्लैंड से निकल के ऊपर तक आती है, ये देखो आप, ये यहां से निकल के ये ऊपर आ गई, इसको कहते हैं ग्लैंडुलर सीटी। यानी मैंने अभी आपको बताया ना, हाथ के बाल अगर हम खींचेंगे तो दर्द होगा हमको, यानी ये बाल जो हैं ये नीचे नीचे की परत तक जुड़े हुए हैं, हमारी ग्रंथियों से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इनको बोला है ग्लैंडुलर सीटी। और ये ज्यादातर किसके अंदर पाए जाते हैं, ये ज्यादातर इल्ली जो होती है, गिडार, इल्ली, लट, बहुत सारे नाम से जानते हैं हम इसको, सब्जियों में निकलती है, देखिए बहुत लोगों ने, बाल वाली इल्ली। ठीक है, उसमें पाए जाते हैं। सेंसरिसिटी। सेंसरिसिटी क्या होती है, ऐसे बाल जो सेंसर की तरह काम करते हैं, यानी एकदम से खड़क, कोई भी पास आएगा तो एकदम से खड़े हो जाएंगे, या हलचल महसूस करेंगे, या तापमान में बदलाव महसूस करेंगे। इस प्रकार की जो सीटीज होते हैं यानी बाल जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, सेंसरी सीटी। ये क्या करते हैं, एसोसिएटेड विद सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है, जो संवेदनशील न्यूरॉन्स होते हैं शरीर में
उनके साथ में जुड़े हुए होते हैं, तभी तो पता चलता है। एकदम से तरंगे मिलती है, तरंगे मिलते ही वो बाल एकदम सचेत हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर सेंसरी ऑर्गन्स लगे हुए हैं, और वो फटाफट से दिमाग को इशारा कर देते हैं, भैया दुश्मन आ रहा है, एकदम से सचेत हो जाओ, बिल्कुल छुप जाओ या अपना हथियार लेके खड़े हो जाओ। और अंत में सीटी, हेयर लाइक आउटग्रोथ फ्रॉम एपिडर्मिस। ये एक सिंपल बाल होते हैं जो एपिडर्मिस से जुड़े हुए होते हैं, और सिर्फ ये बाल की तरह ही काम करते हैं, यानी कि हवा एक परत के रूप में ये काम करते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया नॉन सेल्यूलर और सेल्यूलर अपेंडेजेस। सबसे पहले तो अपेंडेजेस क्या होती है, ऑर्गन्स क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, फिर कौन कौन सी नॉन सेल्यूलर अपेंडेजेस है और कौन सी सेल्यूलर अपेंडेजेस है, यूनिसेल्यूलर कौन सी है, तो क्लोथिंग हेयर, ब्रिसल, स्केल्स, ग्लैंडुलर, सेंसरी, सीटी, ये सारी क्या है, यूनिसेल्यूलर है, यानी इनके अंदर एक ही प्रकार का सेल पाया जाता है जो कई तरह के कार्य करने में सक्षम होता है। ठीक है। एपिडर्मस सेल्स जनरेटिंग सीटी इज नोन एज ट्राइकोजन। ठीक है। ऐसे सेल्स, एपिडर्मिस में मौजूद ऐसे सेल्स जो सीटी को डेवलप करते हैं, किसको, हेयर लाइक आउटग्रोथ को डेवलप करते हैं, वो कौन से सेल्स कहलाते हैं, ट्राइकोजन सेल्स। ये देखो, ये इस जगह पे चित्र में आपको देखने को मिल रहा है, ये ट्राइकोजन, और उसके अगल बगल में ये बड़े बड़े से लंबे लंबे से जो हैं ये खड़ी आकार में, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं टॉर्मोजन। मैंने अभी पहले भी बताया आपको, ये कहलाते हैं टॉर्मोजन। While the socket forming cells housing tricogen is known as tormogen. Study of arrangement of CT is known as ketotaxy. ये महत्वपूर्ण है। सीटी के अरेंजमेंट की जो स्टडी है उसको क्या बोलते हैं हम, कीटोटैक्सी बोलते हैं, और ये कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है। मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्पर्स मूवेबल होते हैं जो, और स्पाइन जो इमूवेबल होती है। अब ये स्पर्स क्या होता है, इमूव, और स्पाइन क्या होती है, ये जैसे बॉडी है, अब बॉडी के ऊपर हल्की सी आउटग्रोथ होती है जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जाती है स्किन के सरकने की वजह से, इसको बोलते हैं हम स्पर। और यही जब मूव नहीं कर पाती है, जो फिक्स हो जाती है एकदम बिल्कुल कड़क, तो इसको हम बोल देते हैं स्पाइन। ये मल्टी सेलुलर होता है। आगे बात समझ में आपको? ओके स्टूडेंट्स, आज आपको इंटेगुमेंट के बारे में मैंने बताया। आशा करता हूं आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और मेरी नई नई वीडियोस जो आने वाले एंटेमोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड होगी, और एंटेमोलॉजी ही नहीं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो टॉपिक्स हैं जो स्टूडेंट्स को समझने में दिक्कत होती है, उनसे रिलेटेड वीडियोस रहेंगी, वो मैं बनाता रहूंगा और आपके पास वो पहुंचती रहेंगी। तो उसके नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इंसेक्ट मोल्टिंग, जो बिल्कुल इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है। तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।